हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों एग्जाम वेदा परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों आज से हम यहाँ पर जो है क्लास 10th चाहे जिस बोर्ड का हो, मतलब यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी, क्योंकि है तो हिंदी में लिखा लेकिन हम टर्मिनोलॉजी को क्रिएट करते हुए चलेंगे और इसके आधार पे आप किसी भी बोर्ड के हो तो आप इसकी रेगुलर कक्षाएं हमारी चलेंगी। इस पर देखते हैं जो बच्चों हमारा कक्षा 10th का जो पहला चैप्टर है मैथ का रियल नंबर, हम आज रियल नंबर पर चर्चा करने चल रहे हैं। रियल नंबर के कुछ चीजें बताएंगे, उसके बाद हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर करते हुए हम चलेंगे। तो सबसे पहले बात आती है बेटा नंबर की। यहाँ नंबर की जब बात आती है तो आपने देखा है कि हमको शुरू में कितने नंबर मिले हैं। नंबर का मतलब यहां होता है कि नंबर की जब शुरुआत होती है तो अंक से होती है। कहां से होती है? अंक से। तो हमको कुल 10 अंक मिले, यानी हमको कुल कितने अंक मिले? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी जब सभ्यता की शुरुआत हुई हमको कुल इतने नंबर मिले, 0 से लेकर 9 तक, मतलब कुल 10 अंक मिले हमको, 10 डिजिट मिले। इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का निर्माण करते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि अंक किसको कहते हैं तो आप कहेंगे कि वह संकेतांक जिनकी सहायता से हम संख्या बनाते हैं, यानी संख्या को लिखते हैं, उन्हें अंक कहा जाता है। एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे बेटा हम लोग, क्योंकि हमको कुल कितने अंक मिले हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं अंकों की मदद से हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं लिख सकते हैं। यानी जैसे हमको लिखना 1025, इधर से 1 उठा लिए, इधर से 0 उठा लिए, इधर से 2 उठा लिए, इधर 5 उठा लिए, ये हमारी क्या बन गई? 1025 एक संख्या बन गई। यानी सबसे पहले संख्या आई और संख्या के बाद हम नंबर बनाए, यानी सबसे पहले अंक आए, अंक के बाद हम नंबर्स बनाए, यानी संख्या बनाई। तो हमको सबसे पहले कौन कौन से अंक प्राप्त हुए? 0 प्राप्त हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी इन्हीं के द्वारा हम क्या किए? हम इन्हीं के मदद से हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का निर्माण करते हैं। अब यहां बात आती है, जब हमारा कक्षा 10th का चैप्टर आता है बेटा, सबसे पहले आता है रियल नंबर। अब रियल नंबर को जानने के पहले हम एक पहला कंसेप्ट जान लेते हैं कि जब नंबर की बात आती शुरू में तो नंबर 2 प्रकार के होते हैं। यानी नंबर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 2 प्रकार के होते हैं। यानी नंबर जब आता है तो एक होता है रियल नंबर, एक होता है रियल नंबर, और इधर क्या होता है? और ये होता है काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं यानी 2 आते हैं। जब नंबर की शुरुआत हुई तो नंबर की शुरुआत में हमको 2 चीजें मिली। एक हुआ रियल नंबर हमको मिला। रियल नंबर माने वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं कौन संख्याएं होती है उसको भी हम समझते हैं। एक होता है काल्पनिक संख्याएं। देखो काल्पनिक संख्या अभी चूंकि हमारे चैप्टर में नहीं है, कक्षा 10 का जो चैप्टर है बेटा, वो काल्पनिक संख्या वो हमारे चैप्टर में नहीं है। काल्पनिक संख्या जब हम 11th 12th में जाएंगे तब उसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि कल्पना की बात है। वो हम कल्पना करते हैं कि हाँ ये संख्या है, वास्तव में वो संख्या नहीं है। लेकिन हम यहाँ वास्तव में जो संख्याएं हैं उनकी बात करने आए हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर का है। यहाँ रियल नंबर की बात होती है। जब रियल नंबर की बात होती है तो बेटा हम यहाँ रियल नंबर की बात करने चल रहे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर है रियल नंबर। जो कुछ अब तक हमने सीखा है, कक्षा 1 से लेकर अब तक जितनी भी संख्याओं को हमने सीखा है वो सारी संख्याएं रियल हैं। रियल का मतलब वास्तविक रूप से जिससे हम रूबरू हुए हैं। हम कक्षा 1 में जब एडमिशन लेते हैं या शुरू में जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमको सबसे पहले 1 सिखाया जाता है। 1 सिखाने के बाद 0 से लेकर बहुत सारी संख्याएं सीखते हुए, और चूंकि गणित संख्याओं का ही खेल है, इन्हीं संख्याओं की मदद से, अंकों की मदद से हम बड़ी बड़ी विषय हासिल करते हैं। अब यहाँ बात आती बेटा रियल नंबर की। अब रियल नंबर, अब बताया कि 2 चीजें आपको कंफर्म हुई कि नंबर्स कितने होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के बारे में
जो कुछ हम रियल के रूप में जान रहे हैं सारी रियल नंबर हैं। अब रियल नंबर की बात आती है तो यही रियल नंबर का विभाजन हुआ है जिसके बारे में हम कक्षा 10 के चैप्टर में अध्ययन करने जा रहे हैं। अब जब रियल नंबर की बात आती है बेटा, तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में जो अब तक हमने पढ़ा है, जो हमने अब तक सीखा है, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। अब देख लो, जैसे -1 हुआ, जीरो भी लेते हैं, इसमें हम जीरो भी ले लेते हैं, जीरो हुआ, -1 हुआ, +1 हुआ, ठीक है, और 3√2/5 या √2 ले सकते हैं, हम √3 भी ले सकते हैं। ये सारी संख्याएं चाहे निगेटिव हूं, चाहे पॉजिटिव हूं, चाहे रूट के रूप में हूं, ये सब संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी एक और परिभाषा कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर वो नंबर हैं जो नंबर लाइन पे दिखाया जा सकते हैं, ठीक है, जिनको नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। क्योंकि अंग्रेजी वाले स्टूडेंट उसको रियल नंबर समझे, हिंदी वाले उसे वास्तविक संख्या समझे। जब इसको नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं, सीधी एक परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि रियल नंबर वे नंबर होते हैं जो वास्तव में नंबर लाइन पे प्रदर्शित किए जा सकते हैं। नंबर लाइन की क्या बात होती है बच्चों, छोटी कक्षा में आप लोग पढ़ सकते हो, पढ़े भी हो कि नंबर लाइन क्या होता है। एक लाइन खींच दिया जाता है, एक लाइन खींच दिया जाता है, यहाँ 0 से लेकर +1 2 3 4 5, ठीक यहाँ -1 -2 -3 4 5, इसी नंबर्स की एक लाइन होती है। उस लाइन पे इन सारी संख्याओं को दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह संख्याएं जिनको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सकता है, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं आती हैं। तो वास्तविक संख्याएं जितना भी देख सकते हो, चाहे -1 ले लो बेटा, चाहे 0 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 3√2 ले लो, चाहे √2 ले लो, ये सारी संख्याएं नंबर लाइन पे प्रदर्शित की जा सकती हैं, नंबर लाइन पे दिखाई जा सकती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं के जब प्रकार की बात आती है, क्योंकि हमने अब तक वास्तविक संख्याओं को ही सीखा बेटा, वास्तविक संख्याएं वास्तव में कितने प्रकार की होती हैं, तो वास्तविक संख्याओं मेनली 2 प्रकार की होती हैं, जिसका अभी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याएं बेटा 2 प्रकार की होती हैं। हाउ मेनी काइंड ऑफ रियल नंबर? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रियल नंबर, दैट इज कॉल्ड परिमेय संख्याएं। इन्हों क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अंग्रेजी में इसको बेटा हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जो इंग्लिश स्टूडेंट हैं उसको क्या समझेंगे? इसको समझेंगे परिमेय संख्याएं, यानी रेशनल नंबर। इसे क्या समझेंगे? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर समझेंगे, ठीक है, परिमेय संख्याएं। उसके बाद इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। इंग्लिश वाले क्या समझेंगे? इरेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, यानी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के रूप में इस रियल नंबर का विभाजन हुआ। यानी जो हमको वास्तविक संख्याएं मिली हैं, ये वास्तविक संख्याएं वास्तव में 2 प्रकार की हों बेटा, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब कहते हैं कि परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं? परिमेय संख्याएं वह संख्याएं हैं बेटा जो अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं, यानी जो अंश और हर के रूप में, अर्थात P/Q के रूप में लिखी जाती है। P/Q मतलब P को न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिखी जाए। जो अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती हैं उनको क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अंश और हर के रूप में लिखी जाने पर जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए बेटा, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। और उसके बाद P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, ये पूर्णांक होने चाहिए, ये पूर्णांक होने चाहिए। P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, यानी वही संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। जहां Q 0 नहीं होता है, मतलब Q नॉट इक्वल टू 0, Q को 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए? वो पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है।
उसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अंश और हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती। जैसा आप देख रहे हैं √2, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए अपरिमेय संख्या हुई। √3 है बेटा, √3 को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए अपरिमेय संख्या हुई। ठीक है, इट कैन नॉट बी रिटन एज p/q, यानी इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। अब रही बात, अब हम बेटा अपरिमेय संख्या को भी यहाँ पर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम जान लेते हैं, क्योंकि जो हमें बहुत उपयोगी साबित होगा। ये चैप्टर में सबसे पहली बात है बेटा, हमें इसका बेस जानना जरूरी है। जब तक हम बेस को नहीं क्लियर करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर बेस ही नहीं क्लियर होगा तो आप सवाल को अच्छी तरह हल नहीं कर पाओगे। इसलिए छोटी छोटी चीजों को जो आपने अब तक पढ़ा है, कक्षा 5 से लेकर अब तक जो आपने पढ़ा है उसको याद कराया जा रहा है। उसे याद कराने के बाद ही इस आगे सवालों को हम हल करते हुए चलेंगे। अब जब बात आती है बेटा हाँ परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्याओं में पहली बात आती है प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या मतलब सभी गणना करने वाली संख्याओं को, सभी गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। देखिए प्राकृतिक क्यों कहा जाता है? प्राकृतिक मीन्स नेचुरल नंबर, प्राकृतिक मीन्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसे नेचुरल बोलते हैं। नेचुरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेचर से हमको मिली हैं। जब हम पैदा हुए, जब हम कक्षा 4 में मतलब कक्षा 1 में जाने लगे, तो सबसे पहले हमको गुरुजी ने 1 सिखाया, फिर 2 सिखाया, फिर 3 सिखाया, फिर 4 सिखाया, कि हमको 0 तो पहले सिखाया नहीं गया। अगर हम आपको कह दें इस कमरे में कितनी कुर्सियां लगी हुई हैं, तो क्या बेटा 0 से शुरुआत करोगे कि 1 से शुरुआत करोगे? नहीं, आप 1 से शुरुआत करोगे, क्योंकि प्रकृति ने हमको 1 से कोई भी गिनती गणना करने के लिए कहा है, ना कि 0 से। इसलिए कहा गया है कि ये नेचुरल नंबर हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत हम 1 से करते हैं, हम इनकी शुरुआत 1 से करते हैं। तो एक कहा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बेटा? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी बेटा? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट होती है, अनंत तक होती है। दूसरी बात उसके बाद आता है बेटा पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या को भी हम जानते चलते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या, देखिए भाई आपने प्राकृतिक तो जान लिया, लेकिन अभी भी अधूरा है। आपसे मैंने कहा इस कमरे में कोई कुर्सी नहीं है, बेटा बताओ कितनी कुर्सी होंगी? तब उसके लिए भी एक इस्तेमाल करना पड़ा, तब आप कहोगे गुरुजी 0 कुर्सी हैं। तो कहने का मतलब जब प्राकृतिक संख्याओं के बीच में 0 को भी शामिल कर लिया बेटा, तो दैट इज कॉल्ड होल नंबर, इसे पूर्ण संख्या कहा गया, इसको होल नंबर कहा गया। इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर माने पूर्ण संख्याएं, यानी जब नेचुरल नंबर में when 0 is combined in natural number that is called whole number, यानी जब पूर्ण संख्याओं में 0 को मतलब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेते हैं, when 0 is added in natural number that become होल नंबर, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है बेटा कि सब छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, दैट इज लिमिटलेस बेटा। अब आते हैं उसके बाद, अब बात आती है बेटा जिसका अब हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम इन्हीं के साथ साथ पूरे इस रियल नंबर के चैप्टर को पढ़ेंगे। जब तक आपको प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, यू कैन नॉट सॉल्व दिस द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इजिली, मतलब इस चैप्टर के प्रश्नों को आप आसानी से नहीं हल कर पाओगे, आपके अंदर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, आपका अधूरा ही पड़ा रहेगा। सबसे पहले अब बात आती है पूर्णांक, यानी इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इसको क्यों बोलते हैं? इंटीजर्स। अब हमारे इस चैप्टर में इंटीजर की जरूरत पड़ेगी, हमेशा इंटीजर्स की जरूरत पड़ेगी। इंटीजर्स किसको कहते हैं बेटा? ठीक है, अब बात आती है कि सारी प्राकृतिक संख्याएं और सारे होल नंबर के साथ जब निगेटिव भी संख्याएं शामिल कर ली जाएं, यानी सारे -2, -1
या -3, -5, -4 इनफाइनाइट तक, यानी एकदम पीछे चले जाएं इनफाइनाइट तक, एकदम आगे चले जाएं इनफाइनाइट तक, यानी हम अनंत तक चले जाएं ऊपर, और एकदम जमीन तक नीचे चले जाएं, और साथ में जीरो भी शामिल हो। ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इन संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। यानी जब सारे निगेटिव नंबर्स बेटा, सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो सहित इसी के कंबाइंड रूप को हम इंटीजर्स या पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक बोलते हैं। अब ये सब बातें क्लियर हो गई तो कुछ और बातें क्लियर हो जाना चाहिए जिसकी मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में बेटा। अब आती है अभाज्य संख्या। आप अभी पढ़ोगे तो हर पहला चैप्टर में यही आएगा कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अभी आप देखोगे यही आएगा कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। बेटा हम लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तभी तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर पाओगे। तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज द प्राइम नंबर। इसको प्राइम नंबर बोलते हैं बेटा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर माने अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? क्योंकि हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे हैं उनका आज तक कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, या तो उन्हें ठीक से पढ़ा नहीं है, या तो वो ठीक से ध्यान दे के पढ़े नहीं हैं। तो इसका रिजल्ट ये है कि अभी वो ज्ञान अधूरा पड़ा हुआ है, बच्चों का अभाज्य संख्या का कंसेप्ट नहीं पूरा है। तो कुछ बच्चे हैं जिनकी बातें में बात कर रहा हूं। जैसे कह दिया जाए बेटा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती बेटा जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, या तो वह एक से कट जाएगी या तो स्वयं से कट जाएगी। हम यहाँ जैसे दो लेते हैं, दो किससे किससे विभाजित हो जाएगी, एक से भी विभाजित होगी, दो से भी। तीन किससे विभाजित होगा बेटा, एक से भी, तीन से। पांच किससे विभाजित होगा, एक से, पांच से। सात किससे विभाजित होगा, एक से भी, सात से। यानी इसके फैक्टर दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यदि दो से ज्यादा हो गए तब गड़बड़ है, वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। दैट विल बी नॉट कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर मानी अभाज्य संख्या, आपने समझ लिया। इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर के बाद आता है बेटा भाज्य संख्या। इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर इन इंग्लिश। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहते किसको हैं, कंपोजिट नंबर है क्या? हाँ, अब बात आती है कंपोजिट नंबर क्या है। अब देख रहे हो अभी बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है कि भाज्य संख्या बताओ, तो बहुत सारे ऊट पटांग उत्तर देते हैं, गुरुजी दो से कटने वाली संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। तो कंसेप्ट नहीं क्लियर है, ज्ञान अधूरा है, तो कुछ भी बोले चले जाते हैं। हम बता रहे हैं आज से बेटा कि भाज्य संख्याएं किसको कहते हैं। देखो बेटा भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए। कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए। कम से कम तीन संख्याओं से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे मैं 4 को ले लूं, 4 एक से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। जहां 4 से कम हुआ ये समझ लीजिए कि दैट विल बिकम प्राइम नंबर, वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखिए 6 को ले लीजिए, 6 को ले लीजिए, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 6 से कटेगी। यानी कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए। अधिकतम फैक्टर चाहे जो भी हो जाएं। जैसे आप 4 को ले लीजिए बेटा, 1 से कट रही, 2 से कट रही, 4 से कट रही है। लेकिन 6 को ले लीजिए तो 1 से भी, 2 से, 3 से, 6 से, मतलब 4 संख्याओं से कट रही है। माने अधिकतम चाहे जो फैक्टर हो जाएं, लेकिन कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। उसे क्या कहा जाएगा, उसे भाज्य संख्या कहा जाएगा। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, बेटा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो आप बताओ बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभी इसके बारे में और हम क्लियर करेंगे, लेकिन अभी केवल परिचय कराना चाह रहा हूं कि जो आपने कभी पढ़ा तो है, कई बार आपने पढ़ा है लेकिन ध्यान नहीं दिया है बेटा, आज से ध्यान दे दो। उसके बाद हम आते हैं सम संख्या, जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं कि 2 से कटने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश मीडियम वाले समझ इसे इवन नंबर बोलते हैं। इट इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी सम संख्या। यानी जो जिस संख्या में 2 का भाग ले जाए बेटा, भाग लग जाए, दैट विल बिकम इवन नंबर। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। आपसे पूछी जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या
सम संख्या 2 होगी। आपसे पूछा जाए कि विषम संख्या की बात आती है तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या बेटा 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटे उसे इवन ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। इट इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर माने विषम संख्या, यानी जो संख्या 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे सब छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी विषम संख्या बेटा अनंत होती है। ठीक इस तरीके से हम जान लिए कि नंबर का खेल है, गणित नंबर का खेल है। जिसने नंबर पे अच्छी तरह से महारत हासिल कर ली वो गणित के सारे सवालों को अच्छी तरह लगा लेगा। ये पूरा परिचय हुआ, इसलिए हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हुए अब आगे बढ़े हैं। अब बेटा मेरा जो चैप्टर यहाँ रियल नंबर का है, रियल नंबर में 2 लड़ाइयां आपसे बहुत लड़नी पड़ेगी। एक अभाज्य संख्या बार बार आएगी, दूसरी बात आपको पूर्णांक बार बार आएगा, परिमेय संख्या आएगी। इन सब का हम एक बार छोटा सा रिव्यू देते हुए चलते हैं आगे, पर हम नेक्स्ट चीज में देखते हैं इसको पहले। ठीक है, आपने देखा अब तक, आपको अब तक क्या मिल गया? आपने अब देखा कि जब नंबर की बात आती बेटा, नंबर में आपने देखा रियल नंबर, रियल नंबर की बात आती है। यहां आप रियल नंबर जान लीजिए। रियल नंबर में जब बात आती है रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर के बाद आती है आपको इमेजिनरी नंबर। आपने देखा इमेजिनरी नंबर की बात आई, यानी काल्पनिक संख्याएं। हमको यहाँ काल्पनिक संख्याओं से कोई मंतर नहीं है। अब यहाँ मेन बात है, हम उधर समझे, हम यहाँ अभाज्य संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या आपने देखा कि कम से कम 2 फैक्टर हों, कम से कम 2 फैक्टर हों, उसके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए बेटा, कम से कम 2 फैक्टर हों, यानी या तो वह 1 से कट जाए या तो स्वयं से कट जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात आती है 2। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात आती है 2 बेटा। ये किससे किससे कटेगी? 1 से भी कटेगी, 2 से कटेगी। उसके बाद आता है 3। 3 किससे कटेगा बेटा? 1 से भी कटेगा, 3 से कटेगा। उसके बाद आता है 5। 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 5 कटेगा। उसके बाद आता है 7। किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। उसके बाद 11 आता है। 11 किससे कटेगा? 1 से कटेगी, 11 कटेगा। बार बार यहां आए कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपका पहले सवाल शुरू होता है बेटा, जब आएगा तो पूछा जाएगा कि भाई और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर निकालिए। जैसे मैंने कह दिया कि बेटा कि 12 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। 12 किससे किससे कटेगी ये तो जान ले। 12 किससे किससे कटेगी? 12 के मेनली अभाज्य गुणनखंड 1 और 2 से कटेगी। उसके बाद 3 से कटेगी। और किससे कटेगी अभाज्य गुणनखंड? उसके बाद 4 से कटेगी। ठीक है, 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि वो गुणनखंड के रूप में हमको अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। हमको गुणनखंड के रूप में बेटा अभाज्य संख्याएं ही लेना है, अभाज्य संख्याएं के अलावा किसी संख्या को नहीं लेना है। इसको हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। एक छोटी संख्या से हम शुरुआत करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड को कैसे करेंगे। अब यहाँ बात है कि जैसे मैंने कह दिया कि भाई आप 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य, छोटी संख्याओं से शुरुआत करते हैं हम कंसेप्ट क्लियर करने के। 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है? 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? हम 12 का बेटा सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। हम 12 को 2 से भाग देते हैं, 2 छंग 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6, फिर 3 कम 3। हमने देखा कि 12 के जो खंड मिल रहे हैं बेटा, 12 के कितने खंड मिले? 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 12 के जो खंड मिले हमको क्या मिले? 3 खंड मिले। 3 खंडों में बताइए कौन सी प्राइम नंबर है? ए भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि उसके गुणनखंड सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, इसे हम अगर फैक्टर के रूप में लिखें कि 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो कहोगे 2 संख्याएं 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में है बेटा, इसे 2 घाते 2 1 3। आपसे कहा जाए कि 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो आप कहोगे 12 बराबर 2 घाते 2 गुणे 3।
हमने कह दिया कि बेटा 15 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। इसी तरह आपको कर लेना है, यहाँ 15 लिखना है हमको, इसको फिर फैक्टराइजेशन करना है। 3 5 जा 15, हाँ 5 5 1 जा 5। हमने देख रहे हैं 15 है, 15 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड फिर भी बता रहा हूं क्या होता है, अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या कौन सी होगी बेटा, जो संख्या स्वयं या 1 से कट जाए। अब यहां देख लो, दो ही अभाज्य संख्याएं मिल रही हमको, 3 और 5। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 3 और 5 हुए। ठीक है, हमने कह दिया कि बेटा 45 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 45 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। हमने कह दिया कि 45 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। भाई 45 पकड़ो, 45 को काटना शुरू करो। किससे किससे कट रही है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से काटना है हमको। 3 1 3, 15 45, फिर 3 5 15, 5 5। हम 45 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड मिले बेटा, क्या मिले, 3 × 3 × 5, यानी 3 का गुणा 2 बार आया है। इसे लिख सकते हैं 3² × 5, यानी 45 के अभाज्य गुणनखंड हमको क्या मिले, 3² × 5। क्योंकि यहाँ बार बार हमको सामना करना पड़ेगा इसका, इसलिए मैं पहले बता देना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम बेटा कुछ सवालों को हल करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे हम लोग, तो हम कुछ सवालों को हल करते हैं। दूसरी बात एक और समझा देना चाहता हूँ कि हाँ, ये भी बात जान लीजिए कि जो परिमेय संख्याएं हैं P/Q के रूप में जो लिखी जाती हैं, यानी कोई संख्या जैसे है, परिमेय संख्या की जब बात होती है, यहाँ कुछ थोड़ा और समझ लेते हैं। परिमेय संख्या, यहाँ क्योंकि परिमेय संख्या का चैप्टर है, तो बार बार हमको इसका सामना करना पड़ेगा। तो परिमेय संख्याओं के बारे में अभी आपने जाना, परिमेय संख्याओं को बारे में आपने जाना कि परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं, जो अंश और हर के रूप में लिखी जाए, यानी P और Q के रूप में लिखी जाए। P और Q के रूप में, यानी अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में लिखी जाए बेटा, अंश और हर के रूप में लिखी जाए। यानी और जहां जहां P और Q पूर्णांक होने चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और जहां और Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आपसे कहा जाए कि परिमेय संख्या के बारे में कुछ बताओ, तो कह दो कि भाई 0 भी एक परिमेय संख्या है। हाँ है। क्यों है, कहोगे P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। क्यों नहीं लिखी जा सकती, 0/1 लिख दो। 0 लड्डू तो हो नहीं रहा है ना, जब 0 लड्डू हो जाता तब नहीं होती, तो 0/1 हो रहा है। 1 0 0 करोगे। अब ये भी कह सकते हो गुरुजी आप कह रहे हैं पूर्णांक है। हाँ बेटा, 0 भी तो पूर्णांक है, 1 भी तो पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में अभी आपने जाना, पूर्णांक के बारे में मैंने आपको बताया कि पूर्णांक किसको कहते हैं। पूर्णांक किसको कहते हैं बेटा, क्या इंटीजर्स किसको कहा जाता है, इंटीजर्स किसको कहा जाता है। पूर्णांक है क्या, आपने अभी समझा इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स किसे कहते हैं, आपने जाना कि सारे पॉजिटिव नंबर, 0 ले लो, +1, +2, +3, ठीक, यानी इनफाइनाइट तक ले जाओ। फिर सारे निगेटिव नंबर, -1, -2, -3, इनफाइनाइट तक, यानी सारे निगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, इवन 0 भी शामिल हो, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। हम पूर्णांक की बात समझ रहे। तो परिमेय संख्याएं कौन होगी, 0 भी होगा, ठीक, 1/2 भी परिमेय संख्या होगा, 3 भी परिमेय संख्या होगा, 3/4 भी होगा, 6 भी होगा, 22/7 भी होगा। ये सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी निगेटिव में भी हो तो 1/2 ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि अंश और हर यानी पूर्णांक होने चाहिए। P और Q पूर्णांक होने चाहिए बेटा। पूर्णांक मतलब चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे 0 हो, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो कहने का मतलब मैंने कह दिया क्या 1/0 भी परिमेय संख्या है, नहीं है।
क्योंकि क्यू यहाँ 0 हो गया है, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हम कुछ सवालों को हल करते हैं बेटा, तब और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ सवाल को लेते हैं, चलते हैं हम अपना। ठीक, इसके पहले वाला एक सवाल था, जैसे संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभी आपने जाना कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड बेटा वो अभाज्य संख्याओं के रूप में होंगे। उस संख्या का ऐसे फैक्टर करिए उनके अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकें। हम कहते हैं कि हाँ 144 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। घातों की बात तो बाद में आएगी, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालें। 144 का ऐसा खंड करो बेटा, 144 खंड ऐसा करो कि खंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में आए। हम किससे काटेंगे? 144 किससे कटेगी? 2 से कटेगी, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगी, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगी, 2 1 2, 2 8 16, फिर किससे कटेगी? 2 से फिर कटेगी, 2 से फिर कटेगी, 2 9 18, अब 9 आ गया। 9 किससे कटेगा? 9 बेटा 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, फिर ये 3 बचा, 3 1 जा 3, इन्हीं आप 3 1 जा 3। कहने का मतलब 144 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए बेटा? अब हमको लिख देना है 2 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार, 4 बार 2 आया है। फिर उसके बाद 3 कितनी बार आया है? 2 बार 3 आया बेटा, लिख दिए। हमने ये देखा कि भाई कितने अभाज्य गुणनखंड आ गए। आप एक ही बात देख रहे हो कि सारे अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो अनंत होती है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब उसके खंड अभाज्य संख्याओं के रूप में आएंगे। अब बात ये कहा जा रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसकी घात के रूप में भी हम लिख देते हैं बेटा। हम घात के रूप में लिखेंगे 1 2 3 4, 2 पे 4 घात लग जाएगा। उसके बाद 3 कितने घात लगेगा? 1 2 3, 3 2 बार आया तो 2 घात लग गया, यानी 2 4 बार आया तो 2 पे 4 घात लगेगा, 3 2 बार आएगा 3 पे 2 घात लगेगा। इस तरीके से हम अगर क्या कह रहा है कि घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। घातों का योगफल क्या होगा बेटा? घातों का योगफल कैसे निकालेंगे? 1 पे 4 घात है, इस पे 2 घात है, तो 4 + 2 यानी 4 + 2 अर्थात 6 होगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे बेटा और सब्जेक्टिव में भी काम आए। मतलब विस्तृत रूप से अगर हल करना हो, अगर व्यापक रूप से हल करना हो तो ऐसे हल कर लोगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में हल करना हो तो ऐसे हल कर लोगे। क्योंकि मैंने दोनों को मिला के ले चला हूं, बेसिक कंसेप्ट अभी क्लियर कर रहा जाए। आपकी प्रश्नावली अभी देखिए, इसमें सारे बोर्ड आएंगे। हाँ, आपको बेटा एनसीईआरटी बोर्ड के भी सवाल हम कराएंगे। हाँ, सीबीएसई बोर्ड के सवाल हल कराएंगे। आईसीएसई बोर्ड के भी सवाल हम हल कराएंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे राजस्थान को, सारे बोर्ड का हम कंसेप्ट क्लियर कराते हुए चलेंगे। क्योंकि ये कॉमन चैप्टर है, रेशनल नंबर एक कॉमन चैप्टर है, हर बोर्ड में आता है। हर बोर्ड बच्चा अपने तरीके से हल करेगा। उसका कंसेप्ट इतना तरीके से कराया जाएगा, इसे अब जरूरत नहीं होगी कि बच्चे को परीक्षा के बेसिस से पढ़ाया जाए। परीक्षा स्वयं विश्लेषण करेगा, बच्चा स्वयं विश्लेषण करेगा, सवालों को स्वयं लगाएगा, उसे किसी भी ऑप्शन की जरूरत नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसी तरह के बेटा हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए, ये कहा गया है कि 182 और 78 का एचसीएफ क्या होगा। सबसे पहले बेटा हम एचसीएफ का थोड़ा कंसेप्ट जान लेते हैं, क्योंकि पिछली कक्षा में तो हम पढ़े हैं, लेकिन उसका हम थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, आपको रिमाइंड करा देते हैं यदि भूले हो तो। एचसीएफ कहते किसको हैं? व्हाट इज द एचसीएफ? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है। फैक्टर माने गुणनखंड,
मतलब बड़ा से बड़ा गुणनखंड। अगर आपको 2 नंबर्स दिए हैं तो उनके बीच ऐसे बड़ा से बड़ा गुणनखंड निकालो कि जो दोनों में कॉमन हो, मतलब वो गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में होने चाहिए। जैसे मैंने कह दिया कि बेटा 12 और 14 का 12 और 14 का HCF ज्ञात करो, तो हम इसे अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखते हैं बेटा। इसे अभाज्य संख्याओं के फैक्टर के रूप में लिखेंगे। 12 के अभाज्य संख्याओं के फैक्टर में लिखोगे 2 दूना 4 3 12 हो गया। 14 के अभाज्य संख्याओं के फैक्टर के लिखोगे 2 गुणे 7 हो गया। तो कहने का मतलब HCF क्या कहता है? HCF कहता है कि भाई बड़ा से बड़ा कॉमन खंड ले लो, बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर लो जो दोनों में शामिल हो, जो इसमें भी शामिल हो, जो इसमें भी शामिल हो, जिस दोनों में जो फैक्टर बड़ा से बड़ा हो वही जाके HCF होगा। तो बेटा हम देख रहे हैं 2 इसमें भी शामिल है, 2 इसमें भी शामिल है, तो HCF क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा लाल? 2 हो जाएगा। मतलब हमारा HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये तो रही बात इस टाइप के सवाल को हल करने की। कभी कभी बेटा जब ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उसको शॉर्टकट भी लगा देते हैं, शॉर्टकट बता देते हैं। शॉर्टकट का नियम ये होता है बेटा कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना, घटाओ विधि लगाएंगे। ये कब लगाएंगे? जब हमको ऑप्शन हल करना होगा। ठीक है, आप आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि घटाओ विधि कैसे लगाएं गुरुजी, तो आप सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो। 14 में 12 घटा दिया, 14 में 12 घटा दो, के आया 2 ही महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, 2 ही महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ये शॉर्टकट विधि होता है। ठीक है, ये शॉर्टकट विधि बेटा। इस तरीके का प्रयोग हम ऑप्शन वाले में यूज करेंगे, आगे चल के बताते हैं। अब हम इस सवाल पे आते हैं, जो हमारे सामने सवाल आया है, इस मेथड को हम फिर से इसमें लगाते हैं। अब देखते हैं बेटा, जैसे 182 और 78 का HCF ज्ञात करना है। हम अलग अलग खंड निकालते हैं, इसके कॉमन फैक्टर लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर के रूप में, भाज्य फैक्टर के रूप में, भाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं के फैक्टर के रूप में से तोड़ते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 182, 182 को हम तोड़ते हैं बेटा, तो हमको क्या मिलता है? पहले हम 2 से काटते हैं, क्योंकि संख्या 2 से कट जाएगी। 2 से कटने का क्या नियम है कि अंतिम अंक 2 है तो संख्या 2 से कट जाएगी। हम काट देते हैं, 2 9 18, 2 1 2। अब ये किससे कट जाएगा? क्योंकि अब इससे बेटा ये 7 से कट जाएगा, 13 आ गया। फिर ये क्या हो जाएगा? 13 से कट जाएगा बेटा। तो कहने का मतलब हमको 182 के फैक्टर क्या क्या मिलते हैं? 2 गुणे 7 गुणे 13 मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद 78 का फैक्टर हम ले लेते हैं बेटा। 78 को देखो किससे कट रहा है? 2 से कटा, 2 3 6 2 9 18। फिर 39 आ गया, ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 1 3 3 3 9। फिर ये 13 से कट जाएगा। तो हमारे इसके फैक्टर क्या आ गए बेटा? 78 के फैक्टर हमको क्या मिले बेटा? 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अगर हम देखते हैं बेटा मासा क्या होगा, इन्हीं महत्तम समापवर्तक क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये देख रहे हैं कि इसमें 2 संख्याएं कॉमन मिल रही हैं। ये 2 मिल रहा है, इसको भी ले लीजिए। यहाँ 13 भी मिल रहा है, इसको भी ले लेते हैं। तो 2 गुणे 13 अर्थात 26। हमारा क्या होगा? महत्तम समापवर्तक 26 हो जाएगा। क्या होता है बेटा? 26, 26 हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यानी अभाज्य गुणनखंड जान लीजिए कि ये अभाज्य संख्याओं के रूप में उसको तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब बेटा उसे अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है। हम 156 को पहले अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये किससे कट रही है? 2 से कटेगी। लास्ट में क्या एक अंकक्षा है? 2 से कटने का नियम आप लोग जानते हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए वह संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। हम 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 8 16। फिर काटते हैं बेटा, हाँ, फिर 2 से काटते हैं, फिर प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, क्या इसको क्या ठीक, हाँ 2 से काटते हैं बेटा, 2 3 6 2 9 18,
फिर ये किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 एक नम 3, 3 त्रिक का 9, ठीक, फिर 13। तो हमको क्या मिला बेटा, इसका 156 का हमको प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 मिला, 2 गुणे 3 गुणे 13 मिला। अगर हम इसको बेटा इधर भी लिखेंगे, 156 के फैक्टर हमको क्या मिला, यानी 2 का कितना घात मिल गया, 2 घात, यानी 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इसको लिख देंगे 2 घाते 2, फिर 3, हाँ 3। इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, क्या है, ए है ऑप्शन बी, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब 156 के हमारा प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे, यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना। अब हमारा नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, दी गई संख्या में भाज्य संख्या होगी, दी गई संख्या में भाज्य संख्या होगी। देखिए मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की परिभाषा बेटा बताया गया था कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जिसके केवल 2 फैक्टर हों, वह संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों। 2 है, 2 के केवल 2 फैक्टर हैं, 3 है, 3 के केवल 2 फैक्टर हैं, 5 है, 5 के केवल 2 फैक्टर हैं। यानी 2 किससे किससे कट जाएगा, या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से, 5 से किससे कटेगा, 5 से कटेगा। अब देख लो, इसी में देख लो भाई, सब छोटी भाज्य अभाज्य संख्या 2 होती है, हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। इस तरीके से हम बेटा आसानी से सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कोई सवाल और बाकी है, एक और देख लेते हैं। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए हम 6 और 20 के, हम 6 के फैक्टर कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, को क्या लिख देंगे, 2 गुणे 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद 20 के फैक्टर हम क्या लिख देंगे, 20 के फैक्टर हम क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4 5 20। ठीक है, इसे और हम विशेष रूप से लिख देते हैं 2 गुणे 3, या इसे 2 घाते 2 गुणे 5 लिख सकते हो। अगर बेटा इसका एचसीएफ हम निकालेंगे, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ मतलब अभी आपने देखा दोनों में सबसे बड़ा खंड जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। एचसीएफ की बात करते हैं, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम की बात करते हैं बेटा, तो एलसीएम में देखो कि एलसीएम में देखो कि इसमें 2 का सबसे बड़ा घात कितना होगा, इसमें सब में देखा जाए कुल मिलाकर के दोनों फैक्टर को मिला दिया जाए तो 2 का सबसे बड़ा पावर 2 घाते 2 आएगा। उसके बाद 3 का सबसे बड़ा पावर 3 आएगा, और 5 का सबसे बड़ा पावर 5 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 12 5 60, यानी 60 हो जाएगा। तो कहने का मतलब संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का नियम यही बेटा, बाकी और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी एचसीएम एलसीएम का और कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपको। तो हम इस तरीके से हमने 5 सवाल हल कर लिया। अभी आपकी प्रश्नावली के चैप्टर मैंने नहीं लगाया है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करते करते हमने इस सवाल को लगाया है। इस तरीके से बेटा हम कहते हैं कि आप लोग ध्यान से दीजिए, हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। हर कंसेप्ट क्लियर कराते हुए आप अपनी स्वयं से सवाल को हल करेंगे, यहाँ किसी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्लियर योर कंसेप्ट। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम वेदा परिवार में आपका स्वागत है। एग्जाम वेदा की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अपनी नई रणनीति के तहत, अपने नए ज्ञान विवेक के साथ, अपनी नैया के साथ तैयार हो जाइए। एग्जाम वेदा सदा आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।